Welcome students, a very good morning to one and all. In last session we have covered almost all the designing पैरामीटर्स लाइक चाहे आपका वो ये सिलेंडर की डिज़ाइन हो या फिर आपका पिस्टन की हो या फिर कनेक्टिंग रॉड की हो। अब हम आगे मूव करेंगे डिज़ाइन ऑफ क्रैंकशाफ्ट को। ओके, इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो इससे पहले कि हम आपका डिज़ाइनिंग प्रोसीजर पे पढ़ें, उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि बेसिकली क्रैंकशाफ्ट होती क्या है, इसका बेसिक फंक्शंस क्या क्या हैं। ओके, तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। तो देखिए जरा यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट। द क्रैंकशाफ्ट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आईसी इंजन दैट कन्वर्ट्स द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन इनटू रोटरी मोशन थ्रू द कनेक्टिंग रॉड। ये हमें सबको पता है कि क्रैंकशाफ्ट क्या करता है, आपका पिस्टन में जो इंडिकेटेड पावर है उसके द्वारा पिस्टन क्या करता है, आपका रेसिप्रोकेट करता है। और इस रेसिप्रोकेटिंग मोशन को आपका कन्वर्ट होगी और ये किस में कन्वर्ट होती है, आपका रोटरी मोशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग रॉड। ओके, द क्रैंकशाफ्ट कंसिस्ट ऑफ थ्री पोर्शंस। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज द क्रैंक पिन, क्रैंक वेव एंड शाफ्ट। तीन चीज़ें होती हैं, क्रैंक पिन, क्रैंक वेव एंड शाफ्ट। ओके, the big end of the connecting rod is attached to the crank pin. The crank wave connects the crank pin to the shaft portion. The shaft portion rotates in the main bearings and transmit power to the outside source through the belt drive, gear drive और chain drive. That means आपको यहाँ पे ये क्या करता है क्रैंकशाफ्ट, आप एज ए पावर ट्रांसमिशन हम लोग इसका यूज़ करते हैं। एक्सटर्नल सोर्स में हम लोग पावर को ट्रांसमिट करते हैं। वो आपका कोई सा भी सिस्टम हो सकता है, आपका बेल्ट एंड पुली सिस्टम हो सकता है, चेन सिस्टम हो सकता है, चेन ड्राइव हो सकती है या फिर गियर ड्राइव हो। ओके, तो पावर इसी के द्वारा ट्रांसमिट की जाती है, क्रैंकशाफ्ट के द्वारा ही। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रैंकशाफ्ट, साइड क्रैंकशाफ्ट एंड सेंटर क्रैंकशाफ्ट एज शोन इन फॉलोइंग फिगर। द साइड क्रैंकशाफ्ट इज आल्सो कॉल्ड द ओवरहैंग क्रैंकशाफ्ट। हाँ, जो साइड क्रैंकशाफ्ट होता है उसको हम ओवरहैंग क्रैंकशाफ्ट भी बोलते हैं। इट हैज़ ओनली वन क्रैंक वेव एंड रिक्वायर्स ओनली टू बेरिंग फॉर द सपोर्ट। ओके, क्लियर हो गया होगा। इट इज़ यूज इन द मीडियम साइज इंजन्स एंड लार्ज साइज हॉरिजॉन्टल इंजन्स। कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं आपका ओवरहैंग क्रैंकशाफ्ट को? मीडियम साइज इंजन्स को या फिर आपका लार्ज साइज हॉरिजॉन्टल इंजन्स में। द सेंटर क्रैंकशाफ्ट हैज़ टू वेव्स एंड थ्री बेरिंग्स फॉर द सपोर्ट। इट इज़ यूज इन रेडियल एयरक्राफ्ट इंजन, स्टेशनरी इंजन एंड मरीन इंजन्स। ओके, इट इज़ मोर पॉपुलर इन ऑटोमोटिव इंजन्स। ये आपका ज़्यादा पॉपुलर है इन कंपैरिजन टू ओवरहैंग क्रैंकशाफ्ट या मैं कहूँ साइड क्रैंकशाफ्ट। ओके, क्रैंकशाफ्ट आर आल्सो क्लासिफाइड एज सिंगल थ्रो एंड मल्टी थ्रो क्रैंकशाफ्ट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ क्रैंक पिन्स यूज्ड इन द असेंबली। दैट मीन्स कितनी असेंबली में कितनी आपका नंबर ऑफ क्रैंक पिन यूज़ की गई हैं उसके बिहाफ पे भी इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। दैट मीन्स सिंगल थ्रो है या मल्टीपल थ्रो है। ओके, देखिए यहाँ पे the crankshaft illustrated in following figure have one crank pin and are called single throw crankshaft. Crankshaft used in multi-cylinder engines have more than one crank pin. They are called multi-throw crankshaft. तो यहाँ पे देखें साइड क्रैंकशाफ्ट और सेंटर क्रैंकशाफ्ट आपको दोनों दिखाई गई हैं। कहाँ कहाँ पे कितनी बेरिंग्स आपका यूज़ की गई हैं, कितने सपोर्ट्स यूज़ किए गए हैं। ओके, कितनी क्रैंक पिन यूज़ की गई हैं, ये चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करूँगा यहाँ पे। देखें A crankshaft should have sufficient strength to withstand the bearing and twisting moments to which it is subjected. That means जो भी आपका यहाँ पे टॉर्जन के कारण से जो वेंडिंग आ रही है या आपका टर्निंग मूवमेंट के कारण से आपका जो ट्विस्टिंग आ रहा है, इन सबको आपका विस्टैंड करने के लिए, इसको सस्टेन कर सके, इतनी आपको उसकी सफिशिएंट स्ट्रेंथ होनी चाहिए किसी भी क्रैंकशाफ्ट की। ओके, इन एडिशन it should have sufficient rigidity to keep the lateral and angular deflection within the permissible limits. दैट मीन्स मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट तक आपका वहाँ पे एंगुलर या मैं कहूँ आपका एंगुलर डिफ्लेक्शन हो या फिर आपका लैटरल डिफ्लेक्शन हो, ये आपका इसको सस्टेन करे। दैट मीन्स इतना आपका रिजिड होना चाहिए क्रैंकशाफ्ट। द क्रैंकशाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस एंड एज सच इट शुड हैव सफिशिएंट एंड्योरेंस लिमिट स्ट्रेस। यानी कि आपका चूंकि यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग लोड्स लग रहा है तो उसमें क्या होनी चाहिए, आपका सफिशिएंट एंड्योरेंस स्ट्रेंथ भी उसकी होनी चाहिए। क्रैंकशाफ्ट आर मेड बाय द ड्रॉप फोर्जिंग प्रोसेस। किस प्रोसेस से बनाते हैं, आपका ड्रॉप फोर्जिंग प्रोसेस से बनाते हैं। द पॉपुलर मटेरियल्स यूज फॉर द क्रैंकशाफ्ट आर प्लेन कार्बन स्टील एंड एलॉय स्टील। कौन कौन सा हम यूज़ करते हैं? प्लेन कार्बन स्टील यूज़ कर सकते हैं एंड एलॉय स्टील यूज़ करते हैं। द प्लेन कार्बन स्टील इंक्लूड 40C8, 45C8 एंड 50CR। ओके, ये आपके प्लेन कार्बन स्टील हैं। ओके, द एलॉय स्टील की बात करूँ यहाँ पे तो द एलॉय स्टील्स यूज फॉर द मेकिंग द क्रैंकशाफ्ट
आर निकल क्रोमियम स्टील सच एज 16Ni3Cr2, 35Ni5Cr2 एंड 40Ni10Cr3 मोलिब्डेनम 6। ओके, क्लियर है। तो ये आपका कुछ मटेरियल्स है जिनसे हम लोग क्रैंकशाफ्ट आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ओके, ड्रॉप फोर्जिंग प्रोसेस के द्वारा। तो ये आपका ओवर व्यू हो गया, या मैं कहूँ इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया किसका, क्रैंकशाफ्ट का। अब हम डिज़ाइनिंग की ओर मूव करेंगे। सो यदि आप यहाँ पे डिज़ाइनिंग पे आप देखेंगे तो वहाँ पे कौन कौन सबसे पहले क्वेश्चन आपका ये राइज होता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेज आर इन्वॉल्व इन द क्रैंकशाफ्ट। ओके, ए क्रैंकशाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग एंड टॉर्जनल मोमेंट ड्यू टू द फॉलोइंग 3 फोर्सेज। दैट मीन जो बेंडिंग और टॉर्जन आता है वो आपका बेसिकली यहाँ पे 3 फोर्सेज आपका अप्लाई होते हैं, जिसके कारण से यहाँ पे बेंडिंग और टॉर्जन अप्लाई होता है। ओके, वो 3 फोर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, फोर्स एक्सर्टेड बाय द कनेक्टिंग रॉड ऑन द क्रैंक पिन। क्रैंक पिन में आपका जो फोर्स आपका एक्सर्ट हो रहा है ड्यू टू द कनेक्टिंग रॉड के जो ऑस्किलेशन के कारण से, जो ऑब्लिक्विटी के कारण से आपका जो क्रैंक पिन में जो लोड आपका अप्लाई हो रहा है, ये हो गया। सेकेंड वन इज द वेट ऑफ द फ्लाई व्हील एक्टिंग डाउनवर्ड इन द वर्टिकल डायरेक्शन। फ्लाई व्हील का जो वेट है आपका, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका ऐड कर रहा है, वो कहीं ना कहीं आपका इन्फ्लुएंस करेगा आपका किसको, दैट मीन्स यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट को भी प्रभावित करेगा। वो ये लोड आपका यहाँ भी अप्लाई होगा। ओके, क्योंकि आपको लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी आपको पता है कि जो फोर्स आपका कहीं पे लग रहा है तो वो फोर्स आपका किसी अनदर पॉइंट में भी ट्रांसमिट किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट, द रिजल्टेंट बेल्ट टेंशन एक्टिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन P1 + P2। यानी कि यहाँ पे जो आपका बेल्ट टेंशन लग रहा है वो भी यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है एक्ट करेगा। क्लियर है। यदि एग्जाम्पल लेते हैं हम बेल्ट ड्राइव का तो ओके, द डिज़ाइन ऑफ द सेंटर क्रैंकशाफ्ट, 2 केसेस ऑफ क्रैंक पोजिशन आर कंसिडर्ड, दे आर एज फॉलोज। फर्स्ट ऑफ ऑल केस फर्स्ट लिया गया है यहाँ पे, द क्रैंक इज एट द टॉप डेड सेंटर पोजिशन एंड सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड नो टॉर्जनल मोमेंट। जब ये आपका TDC पे है, टॉप डेड सेंटर पे है, तो उस टाइम पे आपका वो केस हमने लिया। एंड केस सेकेंड है आपका, द क्रैंक इज एट एन एंगल विद द लाइन ऑफ डेड सेंटर पोजिशन एंड सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम टॉर्जनल मोमेंट। यहाँ पे क्या है आपका, मैक्सिमम टॉर्जनल मोमेंट है आपका, और ये क्या है आपका, दैट मीन्स टॉप यहाँ पे डेड सेंटर जो पोजीशन है आपका, इसके साथ कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन है। ओके, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो हम मूव करेंगे, 1 बाय 1 केस लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसीडर द सेंटर क्रैंकशाफ्ट एट टॉप डेड सेंटर पोजीशन। ओके, तो देखिए यहाँ पे, द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सेंटर क्रैंकशाफ्ट एट द टॉप डेड सेंटर पोजीशन आर शोन इन फॉलोइंग फिगर। द क्रैंकशाफ्ट इज सपोर्टेड ऑन 3 बेयरिंग्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, यहाँ पे 3 बेयरिंग्स हैं, 3 बेयरिंग्स लगी रहती हैं। आपने पहले भी डायग्राम देखा था, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, वो जहाँ भी आपका 3 सपोर्ट है, 3 बेयरिंग है, उनके रिएक्शन फोर्स आपका जिस तरह से आपका अप्लाई होते हैं वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। दैट मीन्स R1, R2 और R3। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए आपका, जब हम इसकी डिजाइनिंग करेंगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ एजम्पशंस होंगे। एजम्पशन जो पैरामीटर हैं वो देखिए यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, द एजम्पशन कौन कौन से हैं, द इंजन इज वर्टिकल एंड द क्रैंक इज एट द टॉप डेड सेंटर पोजीशन। जो इंजन होगा वो वर्टिकल होगा, और जो क्रैंक है आपका, दैट मीन्स क्रैंक आपका यहाँ पे TDC पोजीशन पे होगी। ओके, द बेल्ट ड्राइव्स इज हॉरिजॉन्टल, बेल्ट ड्राइव आपका हॉरिजॉन्टल है, एंड द क्रैंक शाफ्ट इज सिंपली सपोर्टेड ऑन बेयरिंग। ये आपका सिंपल सपोर्ट है आपका बेयरिंग्स का। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बियरिंग रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। यदि बियरिंग्स हैं तो ऑब्वियस बात है सपोर्ट है आपका, तो रिएक्शन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द रिएक्शन एट द बियरिंग 1 and 2 ड्यू टू द फोर्स ऑन द क्रैंक पिन। तो क्रैंक पिन पे आपको जो फोर्स लग रहा है दैट इज नथिंग बट द PP आर डिनोटेड बाय द R1 and R2। यहाँ पे 2 आपका रिएक्शन काउंट होंगी, R1 and R2, फॉलोड बाय द सफिक्स लेटर V and H। Okay, that means vertical and horizontal. The vertical component of the reaction is denoted by the suffix letter V, such as R1V. The horizontal component of the reaction is denoted by the suffix letter H, such as R1H. Okay. Now, second देखिए आपको यहाँ पे, the reaction at the bearings 2 and 3 due to the weight of the flywheel W and some of the belt reactions P1 and P2 are denoted by the R2 dash and R3 dash, followed by the suffix letters V and H, such as the R2 dash V and R3 dash V. Okay. Now, कुछ यहाँ पे देखें, सपोज PP दैट इज द नथिंग बट द फोर्स एक्टिंग ऑन द क्रैंक पिन, D आपका डायमीटर ऑफ द पिस्टन जिसे हम लोग बोर डायमीटर बोलते हैं, P मैक्स क्या आपका मैक्सिमम गैस प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर, W क्या आपका वेट ऑफ द फ्लाई व्हील, P1 है आपका टेंशन इन द टाइट साइड एंड P2 क्या आपका टेंशन इन द स्लैक साइड। ओके, B एंड C देखें, B क्या है आपका डिस्टेंस बिटवीन द मेन बियरिंग्स 1 and 2 एंड C क्या आपका डिस्टेंस बिटवीन द बियरिंग्स 2 and 3। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ओके, देखिए यहाँ पे
At the top dead center position, the thrust in the connecting rod will be equal to the force acting on the piston. यानी कि जितना आपका थ्रस्ट फोर्स लग रहा है आपका, वही आपका फोर्स ऑन द पिस्टन होगा. इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं. दैट मीन्स प्रेशर फोर्स क्या हो जाएगा आपका, प्रेशर इनटू एरिया, दैट इज नथिंग बट द π/4d² into Pmax. Okay, it is assumed that the portion of the crankshaft between bearing 1 and 2 is simply supported on bearing and subjected to force PP. So taking moment of forces, यदि हम मोमेंट देते हैं तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा. तो आप डायग्राम को फॉलो करते हुए देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, PP इंटू B1. डायग्राम देखें आप यहाँ पे, ये डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे. तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, PP इंटू B1 हो गया. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है आपका, क्लॉकवाइज मोमेंट है आपका यहाँ पे. तो क्या लिया गया आपका, क्लॉकवाइज हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं. तो PP इंटू B1, या आप इस तरह से कह सकते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. ठीक है ना. तो PP इंटू B1 इक्वल टू R2V मल्टीप्लाइड बाई B, या फिर यहाँ से कह सकते हैं R2V की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ पिस्टन पिन, सॉरी फोर्स ऑन पिस्टन. तो क्या हो जाएगा, PP इंटू B1 बाई B. क्लियर है. तो ये आपका सिमिलरली यदि हम कहते हैं आपका PP इंटू B2, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू R1B इंटू B, और यहाँ से R1B की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, PP इंटू B2 बाई B. तो यहाँ से आपका मतलब कि A और B दो इक्वेशंस आ जाएंगी. इट इज़ ऑल्सो एज्यूम्ड दैट द पोर्शन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट बिटवीन द बियरिंग्स 2 and 3 इज सिंपली सपोर्टेड ऑन द बियरिंग्स एंड सब्जेक्टेड टू वर्टिकल फोर्स W एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स P1 एंड P2. सो नाउ अगेन टेकिंग मोमेंट ऑफ फोर्सेज, तो क्या हो जाएगा, फिर से क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. तो इस केस में क्या हो जाएगा, W इंटू C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R3-V मल्टीप्लाइड बाई C, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो यहाँ से आपका R3-V की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, W इंटू C1 बाई C. ओके, सिमिलरली क्या हो जाएगा, W इंटू C2 करेंगे तो R2-V मल्टीप्लाइड बाई C, और तो यहाँ से आप R2-V की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज द W इंटू C2 बाई C. तो यहाँ से इक्वेशन आ गई आपका C एंड D. अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, P प्लस, अब अगेन क्या करेंगे, मूवमेंट देखें, जब आपका दोनों टेंशन लग रहा है, P1 P2 आपका टाइट साइड और स्लैक साइड के अलॉन्ग, तो देखेंगे P1 प्लस P2 इंटू C1 इक्वल टू R3-H इंटू C. तो यहाँ से R3-H निकाल लेंगे, उसकी वैल्यू आएगी आपका P1 प्लस P2 मल्टीप्लाइड बाई C1 बाई C. और इसी वे में हम करेंगे आपका P1 प्लस P2 इंटू C2, दैट इज इक्वल टू R2-H इंटू C. तो R2-H भी निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ P1 प्लस P2 इंटू C2 बाई C. ओके, अब यहाँ से आपका रिजल्टेंट रिएक्शन यदि फाइंड आउट करेंगे तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इनका सबका सम कर लेंगे. तो देखें द रिजल्टेंट रिएक्शन एट द बेयरिंग्स आर एज फॉलोज. ओके, तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1V. ओके, R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2B प्लस R2-V का होल स्क्वायर प्लस R2-H का होल स्क्वायर. ओके, इसको सॉल्व करेंगे. ओके, अब देन उसके बाद R3 निकालेंगे तो R3-V का स्क्वायर प्लस R3-H का स्क्वायर. ओके, तो इसको यहाँ से R3 निकल जाएगा. ओके, व्हेन द डिस्टेंस B बिटवीन बियरिंग्स 1 and 2 इज नॉट स्पेसिफाइड, इट इज एज्यूम्ड बाय द फॉलोइंग एम्पेरिकल रिलेशन. यदि आपका B गिवन नहीं है तो B क्या हो जाएगा, B इज नथिंग बट द 2 टाइम्स ऑफ द पिस्टन डायमीटर, यानी कह सकते हैं कि B इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा. तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा यहाँ से. ओके, तो आज के लिए इतना ही. हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे. ओके, आज के लिए इतना ही. अब कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ओके, सो थैंक यू.